हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है एंड आज आपको मैं पेपर 1 पढ़ाने वाला हूं एंड उसका यूनिट फर्स्ट आपका क्या है, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये आपका यूनिट 1 है एंड आज आपको जो पढ़ाया जाएगा यूनिट 1 का पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। इसके बारे में A to Z आपको बताने वाला हूं। एंड और आप सभी लोग सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसे नोट कर लीजिए और आप लास्ट में देखिएगा कि क्या आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया गया है या नहीं। ज़रूर कमेंट करके ये आप बता दीजिएगा। एंड देखिए इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, मीनिंग एंड डोमेनियन। तो एंड उसके बाद डाइवर्सिटी इन हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, रीजनल, जियोग्राफिकल, कल्चरल। अब इसका मतलब क्या है आपको मैं पहले यहीं पर समझा दूं जिससे आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो देखिए मीनिंग एंड डोमेनियन, पहले आपको डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म की दोनों की मीनिंग बताई जाएगी। एंड डोमेनियन मतलब होता है मूल निवास। जैसे आप यूपी के डोमेनियन हैं या आप जिस भी स्टेट के होते हैं या आपका जो भी गांव, विलेज या सिटी है उसके वो डोमेनियन होता है जो आपका मूल निवास होता है। एंड इसमें डाइवर्सिटी इन अ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में आपको बताना है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। ये सभी चीज़ें बतानी है भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जियोग्राफिकल के आधार पर, कल्चरल के आधार पर। ये चीज़ें आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए ये आपका पहला चैप्टर है, विविधता व बहुलता। तो इसमें आपका दो कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। आपको विविधता को समझना है एंड बहुलतावाद को समझ लेंगे तो आप ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए आपका पहला प्रश्न क्या है, लॉन्ग आंसर है। एंड देखिए इसमें भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एकता की भावना लिए हुए है। विवेचना कीजिए, विविधताओं के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो ये आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है और ये हर साल आता है, लगभग हर बार आ जाता है विविधता से संबंधित में। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देगा इसी क्वेश्चन में। अब देखिए विविधता के प्रकारों का वर्णन करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ, धर्म व अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत की विविधता के कारण इन्हें विभिन्नताओं में छुपा हुआ है, जिसका कारण हम निम्नवत कर सकते हैं। देखिए कि भारत, आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं एडिशनल। आपको क्या करना है मैं आगे बता देता हूँ आपको, कि आप यहाँ पर इंडिया का मैप भी बना सकते हैं और उसमें आप बाकायदा दिखा सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर एक मैप आप बना दीजिएगा जिससे आपका अच्छे से नंबर और अच्छा मिल जाएगा। ये देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आप मैप बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, इससे आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये आपको अलग करना है दूसरे स्टूडेंट से, वरना लिखेंगे तो सब लोग यही ऐसे ही। एंड देखिए कि भौगोलिक विविधता में आपको क्या करना है, भौगोलिक विविधता के बारे में आप जानते हैं कि विश्व की 2.42% हमारे पास लैंड है एंड उसका क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और हम लोग 17% पॉपुलेशन इंडिया में है पूरे विश्व की, ये ध्यान रखिए। एंड इसके देखिए कि इस भारत के भूभाग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक पर्वतीय भाग जो हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश जो आपके भारत के इंडिया के इस साइड पड़ता है जिधर नेपाल है। एंड उसके बाद दूसरा गंगा सिंधु का मैदान, ये पूरा यूपी का रीजन, यूपी बिहार ये सभी रीजन आते हैं। एंड दक्षिणी पठारी भाग, ये मुंबई या उसके नीचे नागपुर का पठार, ये सभी भाग आते हैं। एंड ये सभी खंडों और उपखंडों में वासियों की भाषा, रहन सहन, तौर तरीका, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें अलग हैं। आप देख सकते हैं जो आप यूपी में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं एंड आप जो साउथ इंडिया के मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पहनने का ढंग कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है, ये भौगोलिक विविधता है। और आगे देखिए आप प्रजातीय विविधता क्या होती है। प्रजाति मतलब कि देखिए भारत की विशालता को देखते हुए इसे एक छोटा सा महाद्वीप कहना ठीक होगा। कभी कभी भारत की विभिन्न जातियों और प्रजातियों का अजायब घर, मतलब ये इसको क्या कह सकते हैं, म्यूज़ियम आप इसे कह सकते हैं। एंड इसमें देखिए कि बलूचिस्तान से लेकर असम और म्यांमार तक, पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर कुर्ग की पहाड़ियों तक तथा विशाल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक विविध प्रजातियों के लोग रहते हैं। जैसे श्वेत
कॉकेशियन प्रजाति के हो गए जो पीले कलर के हैं, मतलब मंगोलियन हो गए। एंड श्याम जो मतलब ब्लैक कलर के हैं वो नेग्रीटो हो गए। एंड तस्मानिया में मलेशियन बुशमैन आदि हो गए। संपूर्ण भारत में ये यूँ तो ये बहुत प्रजातियां रहती हैं, परंतु 8 प्रजातियों का विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। तो मतलब आपको प्रजाति विविधता में अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि भारत में 8 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। आर्य प्रजाति, मंगोल प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति, मंगोल द्रविड़ प्रजाति, सीथो द्रविड़ प्रजाति, नेग्रीटो प्रजाति एंड भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। एंड इसमें आपको बताना है कि इनका रहन सहन हर चीज़ अलग अलग है सबका। एंड इसके बाद आपको जनजातीय विविधता बताना है। जनजाति से हमारा तात्पर्य क्या होता है? परिवारों के ऐसे संकलन से है जिसकी सामान्य नाम होता है। सभी सदस्य समान भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। मतलब एक जनजाति जो होती है एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि सभी स्टेट्स की अलग अलग जनजातियां होती हैं जो वहीं पर निवास करती हैं। तो ये बताना है आपका। एंड इसके बाद आप इसमें 2011 की जनगणना लीजिएगा। इस बुक में 2001 था तो 11 की जनगणना लीजिएगा। उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 9.01% जनजाति लोग निवास करते हैं। इंडिया में भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? प्रमुख रूप से ओरांव, गोंड, मुंड, बोरो, ये सभी जनजातियां भारत में। और देखिए कि कुछ जनजातियों की संख्या लाखों में है और कुछ जनजातियां परिवारों की संख्या 1000 से भी कम है। जनजातियों के रीति रिवाज व रहन सहन पृथक नहीं है, अपितु ग्रामीण व नगरीय संस्कृति से भी पूरी तरह से भिन्न है। लगभग सभी जनजातियां जनसंख्या 3 राज्यों में, मतलब लगभग आधी जनसंख्या जो इनकी है वो 3 राज्यों में है। कहाँ पर? बिहार, उड़ीसा व मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। एंड भाषागत विविधता में आपको देखने को मिलेगा कि भारत में न केवल भौगोलिक प्रजाति व जनजातीय विविधता देखने को मिलती है वरन भाषागत विविधता भी देखने को मिलती है। और देखिए भारत में लगभग 1652 बोलियां बोली जाती हैं। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत को 5 भाषाई परिवार हैं। देखिए पहला यूरोपीय भाषा परिवार, आपका द्वितीय क्या है? द्रविड़ भाषाई परिवार। एंड तृतीय ऑस्ट्रियन भाषाई परिवार। चौथा आपका तिब्बत वर्मी भाषाई परिवार। एंड 5वां आपका छोटी भाषाओं का परिवार। ये आपकी 5 भाषाओं का परिवार है। अब देखिए यूरोपीय परिवार की भाषाओं में कौन कौन सी आती हैं, आप इसे देखिए। एंड द्रविड़ परिवार की भाषाओं में कौन कौन सा आता है? ये ऑस्ट्रियन भाषाई परिवार, तिब्बत वर्मी भाषा परिवार। एंड छोटी भाषाओं के परिवार में कौन सा आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं, ये सभी चीज़ें आती हैं। एंड आगे आप देखिए कि इसमें धार्मिक विविधता की बात की गई है। तो धार्मिक विविधता में देखिए आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा। धर्म के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, उसके साथ साथ आर्य समाजी, नानक पंथी, कबीर पंथी इत्यादि उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत उच्च कोटि के विचारक उत्पन्न हुए हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे कबीर दास को जानते हैं आप, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हैं। तो ये सभी ग्रेट पर्सनालिटीज़ भी आई हैं। एंड राजनीतिक विविधता भी आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे आपका प्रशासन चलता है। प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 5 प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? केंद्र, प्रांत, जिला, ब्लॉक व नगर अथवा गांव। इन सब भागों के अलग अलग अधिकारी गण होते हैं, ये आप देख लीजिए। एंड इसमें पूरा केंद्र में एक दल की सरकार है, तो विभिन्न राज्यों में इसके भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं। अब मतलब राजनीतिक विविधता में आप ये दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर केंद्र त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र है, राज्य है, उसके बाद ग्राम सभा या ग्रामीण सरकारें भी होती हैं, पंचायत जिसे कहते हैं। ये 3 स्तर की सरकारें हैं, सभी में अलग अलग दल के नेता हैं। या ये बता सकते हैं पूरी राजनीतिक विविधता में आप जनरल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और आप देखिए कि अब सांस्कृतिक विविधता, भारत समाज में सांस्कृतिक विविधता का विभिन्न रूपों में दर्शन होता है। यहाँ पर सहस्र वर्षों से विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति साथ साथ रहते आए हैं। हिंदुओं, मुस्लिमों, ईसाई, सिख, बौद्ध जनजातियों में
सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है। प्रत्येक धार्मिक सांस्कृतिक समूह के अपने अलग अलग प्रकार के जीवन मूल्य, आदर्श, संस्कार, विश्वास, खान पान, मान्यताएं, वेशभूषा, वैवाहिक प्रथाएं, रीतियां, परंपराएं, संगीत, साहित्य, ये सभी अलग अलग होते हैं। और आगे देखिए कि भारतीय समाज और संस्कृति को सबसे अधिक इस्लाम ने प्रभावित किया है। यह ब्रिटिश युग तक बना रहा। मुसलमानों ने भी हिंदू संस्कृति के कई तत्वों को स्वीकार किया है। हिंदुओं के प्रभाव संपर्क के कारण उनकी क्रूरता में कमी आई है। उनके सहृदयता, श्रद्धा, भक्ति विकसित हुआ है। एंड उसके साथ साथ उन्होंने हिंदुओं के खान पान, जाति प्रथा, रीति रिवाजों, उत्सवों आदि को अपनाया है। फलतः हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के संपर्क के कारण देश में नए सांस्कृतिक प्रतिमान उदित हुए हैं। तो ये आप पूरा लिख सकते हैं। एंड ये आप लास्ट में यहाँ पर ये देखिए कि अर्थात विविधता होते हुए भी भारतीय संस्कृति में एकता प्रमुख है। ये लास्ट लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए कि ये आंसर आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें सिंपली आपको पॉइंट में लिख लेना है कि आपको किसके बारे में डिस्कस करना है। विविधता में आ जाएगा तो धार्मिक विविधता, जातीय विविधता, उसके साथ साथ आप सांस्कृतिक विविधता बताएंगे और उसके साथ साथ आपको क्या बताना है, आप भौगोलिक विविधता बताएंगे। ये सारी विविधताएं आप बस पॉइंट लिख लीजिएगा जिसको आपको रिवीजन करने में आसानी आए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है लॉन्ग। इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आगे मैं एक आपके लिए डायग्राम भी लाया हूँ जो ये पूरे चैप्टर में आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो वो सबसे लास्ट में है, मैं उसको आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। विविधता से क्या तात्पर्य है और भारत में विविधता के कारणों का उल्लेख कीजिए। विविधता से क्या तात्पर्य है आप पीछे पूरा पढ़ चुके हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर भी लिख सकते हैं। विविधता की अवधारणा देख लीजिए आप एक बार। विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान विशेष में एक साथ साथ निवास करते हैं। ये विविधता है। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक संरचना की दृष्टि से समान होते हैं। उनके मूल ऐसे होते हैं कि जिन्हें विशेष लक्षणों के कारण ऐसे समूह में रखा जाता है जो उन लक्षणों में से भिन्न लक्षण वाले समूह से अलग होते हैं। ये पूरा वही शॉर्ट फॉर्म में ये पैराग्राफ में दिया गया है जो आप पीछे पढ़े हैं। तो इसको आप चाहे पैराग्राफ में लिखिए या पॉइंट वाइज लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। तो ये आप वो देख लीजिए, वही पुराना पिछला क्वेश्चन जो है वही पूरा दिया है। विविधता के अर्थ में भी आप देख सकते हैं विविधता किस आधार पर है, सजातीय विविधता, जेंडर के आधार पर विविधता, लैंगिक विविधता, ये सारे पहलुओं को आपको डिस्कस करना है। शारीरिक क्षमताओं, धार्मिक विश्वासों, वैचारिकी, ये सारी विविधता है। और आगे आप विविधता में वेलनर ने क्या कहा है ये लिख सकते हैं कि वेलनर ने विविधता के संप्रत्ययीकरण लोगों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत भेदों तथा समानताओं की बहुलता के रूप में किया है। विविधता में अनेक मानवीय लक्षण जैसे प्रजाति, आयु, जाति, नस्ल, राष्ट्रीय उत्पत्ति, धर्म, सजातीय, लैंगिक व अभिविन्यास आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये वेलनर के अनुसार क्या है विविधता, ये लिख सकते हैं। एंड अब विविधता के कारण क्या है, तो जातीय कारण क्या है। विविधता देखिए कि भारतीय समाज और संस्कृति में जातिगत विविधता भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह विविधता प्राकृतिक व बाह्य कारणों से नहीं वरन हिंदू संस्कृति की ही देन है। और देखिए ये J.H. हटन के महोदय के अनुसार क्या है कि भारतवर्ष में करीब 3000 से भी ऊपर जातियां और उपजातियां हैं। इनकी उत्पत्ति इस समाज के भीतर से हुई, परंतु सामाजिक सम्मिलन की दृष्टि से जातिगत विविधता ने भारतीय समाज में बड़ा बदलाव पैदा किया। विवाह, छुआछूत, जाति के प्रति भक्ति, दूसरी जाति के प्रति ऊंच नीच की भावना और उससे उत्पन्न घृणा आदि के कारण ही भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है। ये है। एंड दूसरा क्या है, संजातीय कारण क्या है आपका, निर्जातीय समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति और उत्पत्ति के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक समझता है।
एंड दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म व परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को एक निर्जाति की संज्ञा दी जाती है। मतलब एक जाति के लोग जो हैं उनका एक भाषा, धर्म, एक तरीके के रहन सहन, खान पान होता है, ये आपको बताया जा रहा है। एंड देखिए कि वेशभूषा, खान पान वाले सामाजिक समूह भी एक निर्जाति समूह के अंदर आते हैं, जिनका समान इतिहास, प्रजाति, ये सभी चीज़ें हैं उनका है वो सजातीय कारण है। एंड आप इसके बाद भाषाई कारण आप जानते ही हैं, मैंने पीछे भी रिपीट किया है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में 22 भाषाएं हैं आपके शेड्यूल में, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें देखिए कि कौन कौन सी भारत की सभी भाषाओं के 3 भाषा परिवारों में रखा गया है भारत की भाषाओं को, तो वो कौन कौन से परिवार हैं। तो देखिए पहला आपका है इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसके अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, बांग्ला ये सभी भाषाएं आती हैं। और आगे देखिए कि द्रविड़ भाषा परिवार क्या है, उससे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, फिर भौगोलिक कारण क्या है, प्रजाति कारण क्या है, यही पढ़ना है। देखिए कि आपको अगर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो आपको पूरे चैप्टर में दोबारा कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें घुमा फिरा कर वही आपको आएंगी। उसके बाद आप देखिए कि जनजातीय कारण क्या हैं आपके। जनजातीय कारण में भारतवर्ष में अनेक मानव समूह निवास करते हैं, आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से बहुत दूर हैं। इन्हीं को जनजाति अथवा वन्य जाति भी कहा जाता है। सभी जनजातियों की भाषा अलग है, पूजा विधि अलग है, संस्कृति भी अलग है, मतलब पूरी तरीके से विविधता पाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार इनकी कुल संख्या 216 है, परंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो जनजातीय जीवन बिता रहे हैं। और देखिए कि संपूर्ण भारत की जनजातियों के दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि आते हैं। एंड उसके बाद देखिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र एंड दक्षिणी क्षेत्र, ये सभी ध्यान दीजिए। एंड पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं ये देखिए। फिर धार्मिक कारण क्या है विविधता के, ये आपको दिया गया है। एंड इसमें देखिए फिर आपको हिंदू धर्म के बारे में एंड इस्लाम धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म, आर्य समाज, नानक पंथी, कबीर पंथी आदि के बारे में भी लिखना है। यही चीज़ें देखिए आप पहली क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं, बस यही आपको फिर से लिखना है। और वही राजनीतिक कारण आपको फिर से लिखने हैं, पूरे अच्छे से लिख सकते हैं। अब जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, और अब देखिए कि आपके जो क्वेश्चन आ गए हैं अब अलग अलग वही पॉइंट उठा लिया गया है कि भाषाई विविधता पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको अब इस पे स्पेशली पूरा भाषाई विविधता पर ही डिटेल से लिखना है। इसमें देखिए कि पूरा आपको बताना है कि भारत में 1650 भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं, ये सभी चीज़ें। और उसके बाद कोश कोश पर बदले पानी, 4 कोश पर बदले वाणी, ये होता है। या आप ये जो लिखा है 5 कोश में बदले पानी, 10 कोश में पानी वाणी, ये आप लिख सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए कि आपको बताना है कि 3 प्रकार के भाषा परिवार बांटे गए हैं। पहला भाषा परिवार में कौन कौन से आते हैं, दूसरे भाषा परिवार में कौन से भाषाएं आती हैं, ये सभी लिख देना है आपको। इन प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त भी चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं यथा मणिपुरी, नेवाड़ी, नागा भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। भारतीय संविधान में आपके 18 की जगह अब ये अपडेट हो चुका है, आपके 22 भाषाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु। अब इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल से लिख देना है इन 22 भाषाओं के बारे में, ये आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आप हिंदी के बारे में लिखेंगे तो हिंदी के बारे में ये डाटा रखिए कि हिंदी लगभग 70% जनसंख्या के द्वारा बोली और समझी जाती है भारत में। ये आप ये बोली या समझी जाती है, और लगभग 40% लोगों की ये मदर लैंग्वेज है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। ये देखिए लगभग 39.8% दिया गया है, लगभग ये 40% के बराबर है। और 70% लोग इंडिया के जो हैं ये इस बोली को बोलते हैं या इसको समझ पाते हैं,
ये आपको लिखना है। फिर संस्कृत के बारे में लिखना है, और संस्कृत के बारे में ये आप बता सकते हैं ये हमारी कौन सी भाषा है। इसे शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप संस्कृत को। और ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, इसी में आपके वेद लिखे गए हैं, ये सारी चीज़ें। एंड उर्दू, अब आप उर्दू देखिए, उर्दू भाषा क्या है। उर्दू भाषा अरबी, फ़ारसी व हिंदी तीनों के मिश्रण से बनी है। उर्दू भाषा का प्रचलन मुस्लिम शासकों के दौरान भारत में हुआ और उन्होंने इसे राजकाज की भाषा बनाया और उसी से फेमस हुआ। एंड उर्दू कोई विदेशी भाषा ना होकर हिंदुस्तानी भाषा की ही एक शाखा मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहारी भाषा में क्या है, बिहार की भाषा में आपको भोजपुरी के बारे में, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये 3 बोलियां इसकी प्रमुख हैं बिहारी की, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप डिटेल से लिखेंगे तो आपका ये पूरा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए आपको पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी इनका भी लिखना है। गुजराती के बारे में भी आपको लिखना है। राजस्थान, लगभग देखिए कि 4.81% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। राजस्थानी में आपकी कौन कौन सी भाषा आती है, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती बोलियां इसमें आती हैं राजस्थानी भाषा में। फिर आपको लिखना है मलयालम के बारे में, आपको मलयालम भाषा के बारे में लिखना है। ये 3.59% या 3 करोड़ जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। एंड इसका प्रचलन देखिए केरल प्रांत में है। अब सिंधी भाषा, भारत के सिंध प्रांत के निवासी इस भाषा का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग लगभग 21 लाख या 0.25% जनसंख्या करता है। इसके अंतर्गत 6 बोलियां हैं, सिरौकी, विकोली, थरेली, लाशी, लाड़ी और कच्छी, ये आपके सिंधी के अंदर आती है। एंड उड़िया भाषा आपका 3.22% पॉपुलेशन करती है और ये आपका इस भाषा में बंगला व असमिया के शब्दों का मिश्रण होने के साथ साथ मगधी भाषा के अपभ्रंश शब्द भी पाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है उसे उत्कल भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे या 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और ये देखिए कि आप अगर ये डाटा नहीं याद कर सके 3.22%, तो ये लिख सकते हैं कि कोई कम क्षेत्रों में बोली जाती हैं, बस ऐसे भी आप लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। एंड असमिया के बारे में भी आपको लिख देनी है। उसके बाद तेलुगु के बारे में आपको लिख देना है, भाषा के बारे में इसको अच्छे से आप लोग ये पढ़ लीजिए तेलुगु के भाषा में। आपको उसके बाद तमिल के बारे में लिखना है, फिर मराठी के बारे में लिखना है, फिर बांग्ला भाषा के बारे में आपको लिखना है। एंड बांग्ला भाषा में एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी महान रचना गीतांजलि बांग्ला भाषा में ही लिखी है। और ये अब आपका देखिए कि लॉन्ग आंसर जो आया है, चौथा नंबर लॉन्ग आंसर, अब ये आपका बहुलवाद पर शुरू होता है। आपका टॉपिक था क्या, विविधता और बहुलता। आज आपको ये टॉपिक डिस्कस करने थे, तो विविधता देखिए आपको पीछे डिटेल से डिस्कस हो चुका है आपका विविधता, उसको आप देख सकते हैं। अब बहुलवाद क्या होता है, बहुलवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूरलिज्म। एंड इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए कि पहले मैं आपको समझा दूं एंड उसके बाद ये पूरा आपको मैं डिटेल से बता दूंगा कि क्या होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, ये आपका इंडिया है, ऐसे एक सेकेंड, आपका जैसे ये एक इंडिया समझ लीजिए इसको। एंड इसमें आपको देखिए कि इसमें आपको बहुत से प्रकार के लोग मिलेंगे, ये अलग अलग समुदाय है ये, लेकिन तब भी ये सब मिलकर कहाँ रह रहे हैं, एक इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं। तो इसी को ही प्लूरलिज्म कहा जाता है कि इसके अंदर जो ये हैं, ये सारे लोग विविध रूप में हैं, इनकी भाषा अलग है, इनकी बोली अलग है, इनके रहन सहन का स्तर अलग है, ये सारी चीज़ें अलग होते हुए भी ये एक इंडिया के अंदर भाईचारे की भावना से रह रहे हैं। इसी को प्लूरलिज्म या बहुलवाद कहते हैं। कि बहुलवाद में इसमें देखिए बहुत से जातियाँ, धर्म के लोग हैं, लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं। तो यही इसकी बेसिक अवधारणा बहुलवाद की यही है। और आप इसे अपने आंसर में बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, मतलब एक अच्छे से गोला बनाइए, उसमें छोटे छोटे पॉइंट डाल दीजिए एंड इसके बाद इसमें दिखा सकते हैं कि ये बहुलवाद का ही फिगर है, आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। अब चलिए इसमें क्या लिखा है आंसर में, उसको मैं आपको पढ़ के दिखा दूं। तो आप देखिए कि समाजशास्त्र में बहुलवाद शब्द का प्रयोग प्रथम
अर्थ में किया जाता है। समस्त वस्तुतः बहुलवाद से आशय उस समाज, सरकार की व्यवस्था अथवा संगठन से है जो विभिन्न समूहों को कि एक से अधिक प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुलवाद एक ऐसी अवधारणा है जो बृहत समाज में लघु समूहों को विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों तथा परंपराओं को बनाए रखने तथा तब तक समाज द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने पर बल देती है जब तक कि वे बृहत समाज अथवा राज्य के नियमों व कानूनों के अनुरूप हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समाज में तब तक रहते हैं जब तक ये समाज के नियमों का पालन करते रहते हैं, तब तक ये बने रहते हैं। ये बहुलवाद की परिभाषा है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही आपको लिखना है अपने आंसर में। एंड उसके बाद आप ये बहुलवाद, एक बहुलवादी समाज या संस्कृति में न केवल विभिन्न समूह एक साथ मौजूद होते हैं परंतु प्रबल संस्कृति अन्य समूहों के गुणों को अपनाने योग्य भी मानती है। ऐसे समाज एकीकरण न कि सातमीकरण हेतु अपने सदस्यों से सशक्त अपेक्षाएं रखती है। किसी भी बहुलवादी समाज ऐसी संस्थाओं एवं प्रथाओं के अस्तित्व तभी संभव है जब बृहत समाज द्वारा सांस्कृतिक समुदाय को स्वीकृत किए जाते हैं। जब इनको स्वीकृत किया जाता है तभी ये अस्तित्व में बने रहते हैं। तो ये बहुलवाद का जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया उसी के आधार पर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। एंड अब बहुलवाद में सहायक तत्व कौन कौन से हैं ये देखिए कि बहुलवाद के जन्म के लिए अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। मध्य युग में जब राष्ट्रीय राज्य अत्यधिक शक्तिशाली बने तथा व्यापारी एवं शिल्प समुदाय के अधिकार समाप्त होने लगे तो उन्हें स्वशासित समुदायों ने स्वतंत्रता तथा अधिकारों की प्राप्ति के प्रयत्न किया और इन प्रयत्नों ने बहुलवादी विचारधाराओं को विकसित किया। एंड ये आप इसको पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप ये बहुलवाद को अच्छे से देख लीजिए। एंड ये मतलब वही मैंने बताया कि ये लोग एक समुदाय बना लेते हैं अपना अलग अलग, जैसे ये गिल्ड समाज व श्रमिक संघवाद आदि विचारधाराएं बहुलवाद के विकास में सहायता प्रदान की हैं। बहुलवाद राज्य को समाप्त करना नहीं चाहता है, राज्य की संप्रभुता को सीमित या विभाजित करना चाहता है। इसके अनुसार संप्रभुता एकत्ववादी न होकर बहुलवादी होनी चाहिए, अर्थात संप्रभुता राज्य तथा अन्य समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। लास्की जी का क्या कथन है कि समाज के ढांचों को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में एकत्ववादी संप्रभुता का विचार असभ्यता का धोतक है, ये आपको ध्यान रखना है। संक्षेप में बहुलवादी विचार के विकास में अग्रलिखित तत्व सहायक हैं। तो कौन कौन से तत्व सहायक हैं ये आप देखिए कि पूरा। पहला तत्व क्या है? श्रमिक वर्गों का क्रमिक विकास, अंतरराष्ट्रवाद का विकास, व्यक्तिवादी तत्वों की प्रधानता, विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास, आधुनिक युग की विचारधाराएं, हीगलवाद व आदर्शवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया एंड राज्य की अयोग्यता का सिद्धांत, मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। तो इतनी चीज़ें आपको लिखना है कि बहुलवादी विचारधारा में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। तो ये 8 पॉइंट आपको लिखने हैं। 1 से 2 बार लिखकर कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे। और इसमें आगे देखिए कि क्या है। समाजशास्त्री विद्वानों ने समाज की संरचना के आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की है। उनके अनुसार समाज का संगठन आपका क्या है? संघात्मक है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक आदि सभी प्रकार के संगठन सम्मिलित होते हैं। ये सभी संगठन व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं अतः इन सभी को अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। वस्तुतः वर्तमान समय में सामूहिक रूप से ये सभी समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं। एंड अनेक विद्वान बहुलवाद की जड़ों को अमेरिका में विलियम जेम्स व जॉन डीवे जैसे यथार्थवादी दार्शनिक द्वारा चलाए गए अनुभववादी आंदोलनों में गढ़ी मानते हैं। यद्यपि यह सही है कि तथापि भारत जैसे देश में बहुलवाद का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। इसे हिंदू संस्कृति, जो कि भारत की प्रबल सांस्कृतिक परंपरा रही है, के सहनशीलता व ग्रहणशीलता जैसे गुणों के कारण प्रोत्साहन मिल रहा है। हिंदू
संस्कृति इतनी अधिक सहनशील रही है कि भारत में जो भी संजाति समूह बाहर से आकर बसे उन्हें स्वीकार कर लिया। इसी का परिणाम है कि आज भारत विश्व में लगभग सभी प्रमुख प्रजातियों के लोग निवास करते हैं, परंतु भारतीयों में प्रजाति मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि आज किसी प्रजाति के मूल लक्षण लोगों में विद्यमान नहीं है। तो ये देखिए, बहुलवाद के बारे में मैं आपको जो शुरू में बताया वही इसमें कह रहा है कि जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको लिखना होगा बहुलवाद, तो आप बताएंगे कि जो भारत था इसमें विभिन्न जातियां, समूह, विभिन्न प्रकार के लोग भारत में आए और यहाँ पर बस कर रह गए और वहाँ पर जो उनकी संस्कृति थी उसको भारत में ले आए। भारत में कुछ नई चीज़ों का सम्मिश्रण हुआ और कुछ उन्होंने सीखा, कुछ हमारे जो संस्कृति के तत्व थे उन्होंने ग्रहण किया, और इस प्रकार भारत इतना ज़्यादा सम्मिश्रण हो चुका है कि भारत में बहुलवाद स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। आप बहुलवाद को अपने आसपास भी देख सकते हैं कि आपका जो रहन सहन या खाना, आपका जो त्यौहार होगा वो आपके तो आप इस प्रकार बहुलवाद को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको तब भी बहुलवाद ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, मैं एक इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बहुलवाद और अच्छे से क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ आप ये कॉन्सेप्ट रखिएगा कि बहुलवाद एक बृहद समाज में अन्य छोटे छोटे जो समाज के तत्व हैं उनको समाहित करके रखना ही एक बहुलवाद या प्लूरलिज्म की अवधारणा है। अब आगे आप देखेंगे प्रश्न आपका 5। आप देखिए कि बहुलवाद पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके मूलभूत परंपराओं का वर्णन कीजिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं। एंड अब इसका देखिए कि इसमें क्या आपको लिखना है। देखिए कि समाजशास्त्र में बहुसंस्कृतवाद के वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि सांस्कृतिक भेदों को सम्मान देना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यह समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विविधता का वर्णन करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अवधारणा है। चूँकि आधुनिक समाजों में धर्म, भाषा, प्रजाति तथा ऐसे अन्य आधारों पर बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों की विद्यमानता है, इसीलिए बहुसंस्कृतिवाद प्रबल राजनीतिक संस्कृति से अल्पसंख्यकों की संस्कृति में पाई जाने वाली विभिन्नता को विशेष अभिस्वीकृति प्रदान करने से संबंधित एक दृष्टिकोण है। ये आपको ध्यान रखना है कि बहुसंस्कृतवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको इतने पैराग्राफ में पता चल जाएगा। एंड ये देखिए कि यह अभिस्वीकृति अनेक रूपों में हो सकती है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का वैधानिक संरक्षण सबसे प्रमुख माना जाता है। भारत सहित अनेक देशों में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु संविधान में विशेष प्रावधान है। आप आर्टिकल 342 देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधी। एंड आगे इसमें देखिए कि भारत में अनुसूचित जातियां जिन्हें पहले कभी अस्पृश्य एवं अपवित्र मानकर उसका बहिष्कार किया जाता था, ऐसे समूहों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन्हें क्या संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है बाकायदा, और आर्टिकल 29 और 30 भी इसी से संबंधित है। आप इसे देख लेंगे, इसे भी लिख सकते हैं आर्टिकल 29, 30 या आर्टिकल 342 ये लिख सकते हैं। और उसके बाद लिख सकते हैं आपका अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप डाल दीजिएगा। एंड ये आप इसको अच्छे से और पढ़ लीजिए कि आगे क्या कह रहा है। कि इसमें आज अनेक प्रजातांत्रिक देशों के लोगों में विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण, प्रथाएं, रीति रिवाज व उनके जीवन के ढंग पाए जाते हैं। यदि ऐसे लोगों की राष्ट्रीय धारा से एकीकृत करना है तो उनकी इन विभिन्नताओं को स्वीकार करना होगा। इसीलिए बहुसंस्कृतिवाद आधुनिक समाजों में बहुसांस्कृतिक बहुलवाद की प्रति एक प्रतिक्रिया भी है। साथ ही इन्हें एक साथ हुए पूर्व में बहिष्कार, भेदभाव तथा शोषण की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास भी है। अनेक अल्पसंख्यक सांस्कृतिक मतलब इसमें अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाने की बात की गई है, उसके संबंध में क्या क्या कार्य किए गए हैं इसी के बारे में बताना है आपको। और देखिए कि बहुसांस्कृतिक वाद उदारवादी प्रजातांत्रिक देशों को एक चुनौती माना जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की यह मान्यता होती है कि सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार उपलब्ध हो तथा उन पर एक ही कानून लागू हो। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना
भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाना है, इसीलिए यह अभी तक मतलब ये अभी लागू नहीं हो पाया है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर समय समय पर आवाज़ उठती है और ये देखिए कब तक लागू होता है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, बहुसांस्कृतिकवाद परंपराएं क्या है। इसमें आपको क्या लिखना है, बहुसांस्कृतिकवाद परंपराओं में बहुसांस्कृतिकवाद की एक कल्पित है तथा इसे मात्र राजनीतिक रूप में स्वीकार करने अर्थात सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करने तथा खुशी मनाने में विश्वास से संबंधित है। इसके विपरीत क्या है, बहुसंस्कृतिवाद एक वैचारिक विस्तार है जिसमें विविधता को चुनौती देने के अनेक प्रकार के उपागम सन्निहित होते हैं। एंड इसमें ये पूरा है। उसके बाद बहुलवादी बहुसंस्कृतिकवाद प्लूरलिस्टिक मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में आगे और दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म। एंड उसके बाद आपका सर्वदेशी बहुसंस्कृतिकवाद है, ये लिख लीजिएगा आप, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट आप एक बार पढ़ लीजिए। एंड इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, उदारवादी प्रजातांत्रिक मूल्य अपने विरोधियों को प्राथमिकता नहीं देते। इसके समर्थकों का मत है कि केवल सांस्कृतिक संबद्धता का सबल एवं सार्वजनिक स्वीकृति लोगों को अपने समाज में सहभागिता हेतु प्रेरित करता है। एंड सर्वदेशी बहुसंस्कृतवाद में क्या है, देखिए कि जैसे बहुसंस्कृतिकवाद की यह परंपरा बृहत वैश्विक न्याय आंदोलनों के मानकों के अनुरूप स्थानीय मूल लोगों के अधिकारों एवं संस्कृतियों के पक्षधर हैं। एंड आपका लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद यह परंपरा बहुसंस्कृत की एक जटिल वैचारिक प्रघटना मानती है। यह उदारवादियों द्वारा बहुलवाद अपनाना सार्वभौमिकतावाद से दूरी बनाए रखने का प्रयास है। उदारवादी संस्कृतवाद आधुनिक निष्पक्षता मतलब मॉडर्न न्यूट्रलिटी के विचार को सम्मिलित कर इस अवधारणा पर आधारित है। उदारवादी बहुसंस्कृतवाद में क्या है कि इसमें मॉडर्न न्यूट्रलिटी है, मतलब किसी भी एक संस्कृति को प्रमोट करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसमें सबको साथ लेकर चलने का उद्देश्य है। और इसमें देखिए कि किसी विशेष प्रकार के मूल्य कुलकों को निर्धारित न कर व्यक्तियों और समूहों को अपने नैतिक निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करता है। लास्ट में आपको ये बस लिख देना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उदारता ढांचे के भीतर विविधता मतलब क्या है, डाइवर्सिटी विथिन अ लिबरल फ्रेमवर्क के रुझानों वाली होती है। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड देखिए कि धार्मिक बहुलवाद, अब धर्म में क्या क्या बहुलता है ये आपको डिफ़ाइन करना है। बस इसमें आपको धार्मिक बहुलता में ये किंग्सले डेविस को याद रखना है। इसमें आपको कि उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी लिखी है, उसमें क्या लिखा है, धर्म मानव समाज का एक ऐसा सर्वव्यापी स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। मतलब इनका क्या है, किंग्सले डेविस ने कहा कि अगर आपको किसी समाज को समझना है तो उनके धर्म को समझ लीजिए, तो आप उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ये किंग्सले डेविस का कथन है। एंड इसमें आगे उन्होंने क्या कहा है ये पूरा देख लीजिए। पहला पक्ष क्या है, समाजशास्त्रियों ने धर्म के 3 पक्षों पर अधिक बल दिया है। उसमें पहला पक्ष क्या है, धर्म की वैचारिकी से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम उन सिद्धांतों पर नैतिक नियमों को सम्मिलित करते हैं जो हमारे व्यवहारों को एक विशेष रूप देते हैं। दूसरे पक्ष का संबंध उन विश्वासों से है जो मनुष्य और अलौकिक शक्ति के संबंध में स्पष्ट करते हैं। तीसरा पक्ष क्या है, उन विभिन्न अनुष्ठानों से होता है जिन्हें पूरा करके व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को संतुष्ट करता है। अब धार्मिक बहुलवाद में आपको मैंने बताया कि क्या क्या करना है। अब जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म हैं उनके बारे में आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिख देना है, बस आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आगे देखिए कि अब आपको हिंदू धर्म के बारे में दिया गया है। तो हिंदू धर्म के बारे में राधा कृष्णन ने क्या कहा है कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन बिताते हैं तथा जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं वही धर्म है। ये राधा कृष्णन जी का कथन है, इसको आप याद करिएगा। ये हिंदू धर्म के बारे में आप पूरा लिख दीजिएगा कि वेद पुराण आप जो भी रामायण ये सभी चीज़ों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो भी पवित्र है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब जैसे इस्लाम धर्म के बारे में भी जो है वो भी आप लिख सकते हैं। कुरान के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं,
थोड़ा हिस्ट्री दे सकते हैं। इस्लाम धर्म का उदय क्या हुआ, 2 भागों में बटा है, शिया सुन्नी। उनके अनुसार, इस्लाम के अनुसार देखिए व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक जीवन पूरी तरह से धार्मिक नियमों के अधीन है, ये इस्लाम के अनुसार ये कथन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। एंड आगे आपका देखिए कि ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में क्या है कि वर्तमान समय में दिखाई जाने वाले ईसाई धर्म का आरंभ ईसा मसीह के द्वारा किया गया। ईसा मसीह का जन्म फ़िलिस्तीन के यरूशलेम के पास एक यहूदी परिवार में हुआ था। ईसा द्वारा इस धर्म में फैले हुए अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया गया है। फलस्वरूप रोमन पुरोहित इन्हें अपना विरोधी मानकर दंड देने की मांग करने लगे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में ईसा को क्रूस या क्रॉस पर कीलों से जड़कर मारने की सज़ा दी गई। ये पूरा लिख सकते हैं। 2 शाखाएं हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट के रोमन, इसके लिए मार्टिन लूथर किंग का नाम याद रख सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन कौन चलाया था, मार्टिन लूथर किंग, ये आप इसको बताइएगा। एंड सिख धर्म के बारे में भी आप गुरु नानक के थॉट लिख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बता सकते हैं। में देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद, कबीर, धन्ना शेख, फरीद, सूरदास, त्रिलोचन तथा संत रविदास जैसे 15 भक्तों के भजन शामिल हैं। ये पूरा लिखिए। आपको गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में लिख देना है, आपको जो पता है। एंड उसके बाद सिख धर्म के बारे में लिखा। फिर आपने बौद्ध धर्म के बारे में लिख दीजिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में 4 आर्य सत्य क्या हैं वो लिखिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या हैं ये लिख दीजिएगा आप जैन धर्म में। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जितने भी धर्म आपको पता हो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप डाल दीजिएगा, ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देखिए जैन धर्म के 5 सिद्धांत का पालन करना है, उसमें कौन कौन, इन सिद्धांतों में देखिए कि क्या है। पंच महाव्रत में पहला सत्य, अहिंसा, फिर अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना जैन धर्म में अनिवार्य है। इसके साथ साथ देखिए 18 प्रकार के पाप के बारे में भी जैन धर्म में आपको बताया गया है। एंड उसके बाद आपको देखिए कि ये निर्वाण 3 बातों पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताया गया है। ये पूरा जैनिज़्म के बारे में है, आप इसे लिख सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैन धर्म की 2 शाखाएं थी, कौन सी, दिगंबर एंड श्वेतांबर, ये भी लिख सकते हैं। दिगंबर के गुरु कौन थे एंड श्वेतांबर के कौन थे। स्थल भाव, भद्र भाव के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका शॉर्ट आंसर आएगा, जो आपने लॉन्ग में पढ़ा है वही का सब पार्ट आपका क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। तो आपको देखिए अब इसमें केवल सामाजिक विविधता के बारे में बताना है। अब आपके समाज में कौन कौन सी विविधता पाई जाती हैं आप वो जानते हैं। आपका जैसे जातीय विविधता है, लैंगिक विविधता है, आयु के आधार पर विविधता है, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर विविधता है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर विविधता है, वैचारिक विविधता है। ये सारी चीज़ें को आपको लिखना है सामाजिक विविधता में, ये डिफ़ाइन कर देंगे अच्छे से। सामाजिक विविधता में आप लास्ट में जब इतना लिखेंगे उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम कैसे होगा, आप एक यहाँ पर लिख दीजिए सामाजिक विविधता, उसके बाद 4 पॉइंट ऐसे लिख दीजिएगा सामाजिक विविधता में, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता या लैंगिक विविधता, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखकर एक डायग्राम बना देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ये लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत में विविधता में एकता का वर्णन कीजिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताना है। देखिए कि विविधता एकता में आप बताएंगे कि राजस्थान जैसे राज्य जहाँ वर्षा की कमी है, वहीं माशिनराम जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा की अधिकता है। ऐसे पूरा आप भाषा, भौगोलिक विविधता, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ये सारी चीज़ें आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखकर अपना आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड अब देखिए भाषीय विविधता के बारे में बताना है। तो भाषाई विविधता आपने पीछे अच्छे से पढ़ा है, बस देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, चैप्टर में आपके जो कीवर्ड्स दिए रहते हैं सिलेबस में, बस उसको आप अगर एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे तो देखिए कि पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसी टॉपिक पर इर्द गिर्द घूम रहा है। वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपका भाषाई विविधता के बारे में ही आपको बताना है। तो भारत में देखिए 3 भाषा फार्मूला अपनाया जाता है। 3 भाषा फार्मूला में क्या है, एक आपका हिंदी,
दूसरा आपका इंग्लिश और तीसरा आपकी मदर लैंग्वेज जो आपकी स्थानीय भाषा है उसको प्रमोट करने के बारे में है। तो आपकी त्रिभाषा फार्मूला भी भाषाई विविधता के अंदर ज़रूर दर्शाइएगा। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रीय विविधता पर एक टिप्पणी कीजिए। भारत की क्षेत्रीय विविधता के बारे में आपको बताना है। क्षेत्रीय विविधता आप बताएंगे कि उत्तर भारत में आपके जो यूपी का बिहार का रीजन है वो आपका मैदानी है, कैसे महाराष्ट्र आदि के बाद पठार है। ये सारी विविधताएं आपको बताना है क्षेत्रीय विविधता में। देखिए उपजाऊ मैदान है कहाँ पर, राजस्थान में आपका रेगिस्तान है, ये सारी चीज़ें विविधता है, आप ये बता दीजिएगा। एंड आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि सांस्कृतिक विविधता पर एक टिप्पणी करना है। तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ें आपको बताना है, वैवाहिक प्रथाएं अलग हैं, रीतियां, परंपरागत संगीत, साहित्य, नृत्य आदि पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अलग है। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में संपर्क के कारण देश में नई सांस्कृतिक प्रतिमान उदित हुए हैं, ये आपको बताना है। एंड देखिए कि भारत में विविधता के कारण क्या है, ये भी आपने पीछे डिटेल से पढ़ा है, तो आपको उसमें से बस शॉर्ट पॉइंट्स लगा देने हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपका देखिए कि भारत में पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रतिमान संबंधित विविधताओं पर विवेचना कीजिए। भारत में पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित विविधता पर भी आपको लिखना है। वही चीज़ें यहाँ पर भी छोटे फॉर्म में आ रही हैं, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। मैं आप इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप ये पूरा अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके कीवर्ड्स पर आप टॉपिक पर पेज एक ले लीजिएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उसके कीवर्ड्स को आप लिख लेंगे, आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, आप उसे लिख सकते हैं। लिखना आपको अपनी ही लैंग्वेज में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए कि आठवां क्वेश्चन क्या है, धार्मिक विविधता विभिन्नता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। धार्मिक विविधता के आधार पर बताना है कि कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या विविधताएं हैं, ये सारी चीज़ें आप इस पर डिस्कस कर लीजिएगा। अब आपका 9वां क्वेश्चन क्या है, धार्मिक विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो धार्मिक विविधता में एकता, भारत में विभिन्न धर्म की जन्मभूमि है। हिंदू जैन बौद्ध सिख धर्म का उदय भारत में हुआ। और देखिए इस्लाम व ईसाई धर्म विदेशों से भारत में आए हैं। ये पूरा धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना ने ही एकीकरण में योगदान दिया, तो ये आप लिख सकते हैं। एंड अब देखिए कि आपका 10वां क्वेश्चन क्या है कि एस.सी. दुबे के अनुसार भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विविधता को बताइए। आपको एस.सी. दुबे के अनुसार भारतीय विविधता में पाई जाने वाली क्या है, देखिए कि अब जैसे आपको ये एस.सी. दुबे के अनुसार लिखना है। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई और नाम आ जाता है या आपको नहीं पता है, तो आपको तब भी भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विविधता पर ही डिफ़ाइन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए कि कीवर्ड्स तो वही है, आप ये भी देखेंगे कि उनके अनुसार भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, विचार, विश्वास, रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें अलग होती। यही इन्होंने भी डिफ़ाइन किया है। जैसे कि पंजाब में शलवार कुर्ता है, राजस्थान में और गुजरात में धोती कुर्ता और पगड़ी का प्रचलन अधिक है। ये पूरी चीज़ें इन्होंने बताया है, तो इसे आप देख लीजिए। एंड ये जैसे राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, महाराष्ट्र में तमाशा जैसे नृत्यों की प्रधानता देखी जाती है। तो ये भारत उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। ये पूरा उनके एस.सी. दुबे के अनुसार है। इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, एक बार पढ़िए, उसमें उन्होंने क्या क्या डिफ़ाइन किया है ये देखिए, आप आसानी से लिख लेंगे। अब बहुलवाद से आप क्या समझते हैं ये बताना है, आप ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए आज अधिकतर राष्ट्र बहुलवादी समाज के रूप में विकसित हुए हैं। बहुलवादी समाज से अभिप्राय ऐसे समाज से है जिसमें देखिए कि विभिन्न समूह, धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति आदि के आधार पर बटे होते हैं। चूँकि अधिकांश समाजों की विशेषता बहुलवादी प्रकृति की है, इसीलिए बहुलवाद को सांस्कृतिक बहुलवाद भी कहा जाता है तथा ऐसे समाजों को बहुलवादी संस्कृति वाले समाज के रूप में जाना जाता है। भारत और अमेरिका इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, जहां जाति, प्रजाति, नस्ल व सांस्कृतिक दृश्य से भिन्न समूह विद्यमान हैं। तो ये आपको पूरा लिखना था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है।
देखिए कि समाज में बहुत सी संस्कृतियों का जन्म होता है जिनमें अपने अपने सांस्कृतिक तत्व होते हैं। जब यह सभी तत्व परस्पर एक दूसरे से गुंथ कर नया विचार अथवा विचारों का समूह बना लेते हैं तो अनेक संस्कृतियों के इस अनोखे संगम को बहुसंस्कृतवाद कहते हैं। देखिए कि बहुसंस्कृतवाद आप टर्म से ही समझ सकते हैं कि संस्कृतियाँ बहुत संस्कृतियाँ हैं, उसमें वो सभी आपस में गुंथ कर एक नया विचार अथवा विचारों का समूह बना लेते हैं, तो ये बहुसंस्कृतवाद होता है। एंड इसमें आप पूरा ये देख लीजिए। एंड इसके बाद आप ये पूरा बहुसंस्कृतवाद के अंतर्गत अनेक धर्म, संप्रदाय, वर्गों की संस्कृतियों का समन्वय होता है। इन सभी से संबंधित संस्कृतियों के अनेक तत्व आपस में मिलकर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तथा इस प्रकार एक संस्कृति के तत्व अन्य संस्कृति के तत्व से परस्पर मिल जाते हैं और इन सभी संस्कृतियों के परस्पर सामंजस्य को, एक दूसरे के संबंध आदि को बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा माना जाता है। तो अब आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप अब देखिए कि आप अपना सिलेबस उठाइए और उसमें ध्यान से देखिए कि क्या आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए। यूनिट 1 का पार्ट 1 जो मैंने आज आपको बताया था, क्या आपको उसमें से अभी कोई टॉपिक आपके सिलेबस में लग रहा हो कि जो आपको नहीं पढ़ाया गया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आपका कल नेक्स्ट चैप्टर है। एंड आप सभी का धन्यवाद और आप सभी लोग इसे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़िए, आपको लाइव भी क्लासेस मिलेंगी और आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, इस बारे में चिंता मत करिएगा। अब आपका नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आपका कौन सा डायग्राम है जो आप पूरे चैप्टर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम नहीं है। अब जैसे विविधता व बहुलवाद में लिखना है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, एक विविधता का ये डायग्राम है। यहाँ पर भौगोलिक विविधता, राजनीतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, प्रजाति विविधता। अब जैसे भौगोलिक विविधता है तो आप इसमें बता सकते हैं पर्वतीय, पठारी, मैदानी, ये सारी विविधताएं बता सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर है तो इसको डिटेल से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। राजनीतिक विविधता में, सांस्कृतिक विविधता में भी इसको पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। धार्मिक विविधता में भी हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म, भाषा के आधार पर भी 3-4 प्रकार की भाषाएं आप दिखा सकते हैं। जैसे देखिए कि कोष्ठ कोष्ठ पर बदले पानी, 4 कोष्ठ पर बदले वाणी, ये भी लिख सकते हैं। ये पूरा प्रजाति विविधता में मंगोलायड, ऑस्ट्रे मंगोलायड, निग्रिटो आदि प्रजातियों के बारे में भी आप इसे डिटेल से बता सकते हैं। तो ये आपका ये एक फिगर है, ये कंप्लीट फिगर है, ये पूरे चैप्टर में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।